और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑसिलेटर्स। इसको हिंदी में कहते हैं दोलित्र। दोलित्र एक ऐसा परिपथ होता है जो कि बिना किसी इनपुट सिग्नल के आउटपुट सिग्नल देता है। तो ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस हो गई जिसके इनपुट पर हम कोई सिग्नल नहीं लगाते फिर भी हमें आउटपुट मिलता है। तो ये ऐसे हो कैसे सकता है, क्योंकि बिना एनर्जी के ये काम संभव हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऐसा ही हो गया कि एक डिब्बे में आप कुछ डाल नहीं रहे हो लेकिन निकाल रहे हो। तो ये काम होता कैसे है, तो इसका जो इसके पीछे का जो कारण है, जो इसके पीछे का जो रीज़न है, वो रीज़न क्या है? पावर सोर्स जो आप लगा रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर हम एक सपोज मान लीजिए ये एक जो है डिवाइस है ऑसिलेटर। ओके, इस ऑसिलेटर के इनपुट पर आपने कोई सिग्नल नहीं लगाया, लेकिन आपने इसके बायसिंग के लिए एक डीसी पावर सप्लाई लगाई हुई है। तो इस सर्किट के अंदर कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स हम जोड़ते हैं जो कि इस बायसिंग की जो डीसी जो पावर है उसको कन्वर्ट करके आउटपुट में एसी सिग्नल हमें देते हैं। तो एक ऑसिलेटर क्या हो गया, जिसके इनपुट पर कोई सिग्नल नहीं है, नो सिग्नल एट इनपुट। इसके बावजूद भी आउटपुट पर आपको एसी सिग्नल मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो डिवाइस है ऑसिलेटर, ये इस डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर रही है। तो सिंपल सा एक ऑसिलेटर क्या हुआ, एक ऐसा डिवाइस जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रही है और बिना किसी इनपुट सिग्नल के। ठीक है, लेकिन एक एम्पलीफायर क्या करता है? एक एम्पलीफायर इनपुट पर हम सिग्नल लगाएंगे। एक एम्पलीफायर क्या करता है, जिसके इनपुट पर एक सिग्नल होता है और आउटपुट में एक एम्पलीफाइड सिग्नल होता है। ये भी यही करता है, डीसी सोर्स से पावर लेता है और आउटपुट में आपको सिग्नल देता है एम्पलीफाइड। तो दोनों मंत्र क्या है? जो ये सिग्नल है ये अगर नहीं है और फिर भी आपको आउटपुट मिल रहा है तो ये आपका ऑसिलेटर होगा, और ये सिग्नल लगाने पर आउटपुट मिल रहा है तो ये आपका एम्पलीफायर है। तो फिर एक चीज़ ये हो गई। अब ऑसिलेटर के लिए और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि डीसी पावर लगाई और आउटपुट आपको मिल जाएगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस फुलफ़िल होनी ज़रूरी है। तो वो कंडीशन अभी देखेंगे। तो कुछ चीज़ें और है जो कि इसकी हम वो देख लेते हैं कि ये ऑसिलेटर जो है इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ऑसिलेटर की आवश्यकता क्यों है। तो एक चीज़ आपने देखी होगी, मान लीजिए कि कोई पेंडुलम है, दोलक। ये पेंडुलम, इसको अगर मैं यहाँ ले जाके छोड़ दूँ तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट के बाद में जब छोड़ते हैं तो ये ऑसिलेट करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। लेकिन इसके ऑसिलेशन से धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार टाइम के साथ में क्या हो रहा है, आपको घटते हुए मिलेगा इस तरह से। अगर मैं किसी प्रकार से इसके ऑसिलेशंस को एक एम्पलीट्यूड तक बनाए रखूँ, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड तक, तो मुझे सस्टेंड ऑसिलेशन मिलेंगे। यानी मुझे क्या मिलेगा, मुझे सस्टेंड ऑसिलेशन मिलेंगे। सस्टेंड ऑसिलेशन का मतलब हुआ कि पेंडुलम लगातार एक ही एम्पलीट्यूड से दोलन करता रहेगा, इसको हम कहते हैं सस्टेंड ऑसिलेशन। तो ऐसा संभव है क्या? ऐसा प्रैक्टिकल संभव है। जितनी एनर्जी का लॉस इस पेंडुलम को हो रहा है, उतनी एनर्जी अगर मैं इसको वापस अप्लाइड कर दूं तो ये अपने एम्पलीट्यूड को इस लेवल तक बनाए रखेगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट ऑसिलेटर में काम आता है। ऑसिलेटर में भी क्या होता है कि आपका जो ऑसिलेटर है, अगर इसके इनपुट पर कोई सिग्नल आपने नहीं भी लगाया और आउटपुट में आपको सिग्नल मिल गया, तो ये टाइम के साथ में धीरे धीरे क्या होगा, ये भी वैसे ही डैम्प्ड हो जाता है, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा सिग्नल। इसको बोलते हैं डैम्प्ड सिग्नल। तो यहाँ जो हम एक डीसी पावर लगा रहे हैं, ये क्या करता है, लगातार इस सिग्नल को एक पावर देता रहता है और इसका लेवल बनाए रखता है। तो ये लगातार इसका कांस्टेंट लेवल आपको मिलता रहेगा।
तो ये आपका ऑसिलेटर हो गया। तो ऑसिलेटर क्या करता है, जो आउटपुट में जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल भी हमें वो देता है। और ये सब डिपेंड करता है कि ऑसिलेटर के अंदर कंपोनेंट क्या लगा रखे हैं, वो किस प्रकार का ऑसिलेटर है। तो अगर वो कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल दे रहा है तो वो लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल दे रहा है मेगाहर्ट्ज के, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। तो दो प्रकार के ऑसिलेटर इन जनरल हम पढ़ते हैं। एक तो होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और दूसरा होता है आपका जो है, एक तो हो गया आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी और एक होता है इसको हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है। तो जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी मेगाहर्ट्ज की। तो दोनों के अलग अलग यूजेज हैं। लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहें या ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहें, ऑडियो फ्रीक्वेंसी का एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अगर इस फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल ऑसिलेटर के द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो ये कहलाएगा आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है। और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर कोई ऑसिलेटर प्रोड्यूस करता है कहता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, या फिर उसका दूसरा नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, आरएफ ऑसिलेटर। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है वो मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करते हैं। और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है हमें जहाँ पर हमारा जो ट्रांसमिशन है सिग्नल का वहाँ पर ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम सिग्नल जो होते हैं हमारे वो हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं। तो ऐसे सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर या फिर फ्रीक्वेंसी सॉरी जो आपका जो जिसको हम कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और दूसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। ओके। तो ये तो था कि ऑसिलेटर जो है वो क्या है, और जो है फ्रीक्वेंसी की बात हमने करी है। तो एक ऑसिलेटर करता क्या है वो स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है कि वो डीसी एनर्जी को लेता है और एसी में कन्वर्ट करता है, एसी फ्रीक्वेंसी में, जबकि इसका इनपुट पर हम कोई सिग्नल नहीं लगा रहे हैं। और डिपेंड करता है कि आउटपुट में किस प्रकार का सिग्नल आपको मिल रहा है, तो वो वैसा ही ऑसिलेटर कहलाएगा। अगर मान लीजिए साइन वेव मिल रही है आउटपुट में आपको, अगर आपको आउटपुट में साइन वेव मिल रही है तो ये साइन वेव ऑसिलेटर हो जाएगा, स्क्वायर वेव ऑसिलेटर, पल्स या साउटूथ वेव ऑसिलेटर हो जाएगा। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का शेप आपको मिल रहा है। ओके। तो ये एक चीज़ हो गई। अब जो आपका एक सर्किट है वो क्या करता है, इट इज़ अ सर्किट विच जनरेट्स एन एसी आउटपुट सिग्नल विदाउट रिक्वायरिंग द एक्सटर्नली अप्लाइड इनपुट सिग्नल, ये हमने पढ़ लिया है। और ये अनस्टेबल एम्पलीफायर होता है, क्योंकि स्टेबल अगर हो गया तो ये आउटपुट आपको नहीं देगा। तो ये चीज़ें हो गई। और मैंने आपको बता दिया दो प्रकार के ऑसिलेटर्स है, एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह दे रखी है। तो एक एम्पलीफायर और एक ऑसिलेटर में जो अंतर है वो भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि एम्पलीफायर को हमें सिग्नल देना पड़ता है और ऑसिलेटर को हमें इनपुट में सिग्नल नहीं देना पड़ता है। ठीक है। अब ऑसिलेटर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक होता है साइनोसाइडल ऑसिलेटर जो कि साइन वेव प्रोड्यूस करता है, और एक होता है नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेशन जिसको कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी कहते हैं। इस प्रकार के ऑसिलेटर्स में स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, पल्सेस, साउटूथ वेव्स, ये सारी वेव्स जो है प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको मल्टी वाइब्रेटर्स भी कहते हैं। अब जो ऑसिलेटर है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशन है, वो हम देखते हैं कि एक ऑसिलेटर के लिए, देखो हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर और एक पढ़ा था पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो दोनों में एक अंतर मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है तो जो आउटपुट का पोर्शन इनपुट में जाता है वह 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ में जाएगा, जबकि पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर है जिसका आउटपुट का इनपुट में जो सिग्नल जा रहा है वह 360 डिग्री या 0 डिग्री फेज के साथ में जाएगा। तो फेज में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम फेज में होंगे तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेम फेज जब आपस में जुड़ते हैं तो वो पॉजिटिव वे में जुड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक का मतलब हो गया कि जो आपका फेज है वो अपोजिट है।
तो ऑसिलेटर के लिए जो कंडीशन है वो ये कि वो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑसिलेटर जो है वो हमेशा पॉजिटिव फीडबैक के साथ में डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसके इनपुट पर कोई सिग्नल हम लगा ही नहीं रहे हैं तो इसका इनपुट जो है वो क्या रहता है, ज़ीरो। सो द वी एस इज़ ज़ीरो इन दिस केस। ओके, आगे चलते हैं कि एक प्रिंसिपल क्या है ऑसिलेटर का, वो एक ब्लॉक डायग्राम से मैंने यहाँ समझा रखा है। आप इस ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमने एक बेसिक एम्पलीफायर लगाया हुआ है। इस बेसिक एम्पलीफायर को हमने ए वी, जो आपको ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है वो चीज़, तो इसके अंदर क्या है आपका ये जो बेसिक एम्पली, ये है आपका बेसिक एम्पलीफायर, और इस बेसिक एम्पलीफायर के साथ में यहाँ फीडबैक नेटवर्क जुड़ा हुआ है। अब इसका जो भी आउटपुट आया, थोड़ी देर के लिए मानो कि यहाँ डीसी पावर सप्लाई इसके साथ जुड़ी हुई है और इसका कुछ आउटपुट आएगा। थोड़ी देर के लिए मानो कि ऑलरेडी आउटपुट कुछ इसका आ रहा है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। इस सिग्नल को हमने इनपुट पर फीड कराया। मान लीजिए ये सिग्नल था आपका वाई वी ओ, और इसको फीड कराया इनपुट में, तो ये जाएगा वी एफ इक्वल टू बीटा वी ओ। अब ये सिग्नल इसके इनपुट में गया वी आई इक्वल टू वी एफ, फिर से ये सिग्नल एम्पलीफाई होके आउटपुट में आएगा, फिर ये सिग्नल इनपुट में जाएगा और ये साइकिल जो है चलता रहेगा। अब इसके अंदर जो सिग्नल आपका वी आई इक्वल टू वी एस हम जो दे रहे हैं, ये बाहर से हमने कोई सिग्नल नहीं लगाया है, ये इसी का खुद का अंदर का सिग्नल है जो कि इसके इनपुट में जा रहा है और लगातार आपको आउटपुट मिल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो सिग्नल जो आउटपुट में उसी को आप बार बार इनपुट में डाले जा रहे हैं और आउटपुट में फिर से आपको मिल रहा है, तो ऐसा करने से जो सिग्नल के अंदर जो लॉसेस होते हैं उस लॉसेस को यहाँ डीसी पावर सप्लाई के द्वारा पूरा किया जाता है। ओके, तो जो आपका आउटपुट मिलेगा उसके इनपुट पर हमने कुछ नहीं लगाया, लेकिन आउटपुट ही वापस इनपुट में जा रहा है और डीसी पावर को एसी पावर में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है। तो ये है बेसिक जो है आपका फीडबैक एम्पलीफायर, जिसको कि पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं वो। तो इसका प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार काम करता है। अब आउटपुट जो आपको मिल रहा है वो हमेशा एक सस्टेनेबल आउटपुट होना चाहिए या स्टेबल आउटपुट होना चाहिए। स्टेबल आउटपुट का मैंने आपको अभी बता दिया थोड़ी देर पहले कि अगर आपका आउटपुट समय के साथ में अपने एम्पलीट्यूड में कोई बदलाव नहीं करता है, देखिए टाइम के साथ में इसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका स्टेबल आउटपुट है या सस्टेन्ड आउटपुट है। लेकिन वहीं एक दूसरा केस है जिसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैंने बताया था कि जो वेव है लगातार टाइम के रिस्पेक्ट में उसका एम्पलीट्यूड घट रहा है, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस है या डैम्प्ड आउटपुट है, तो हमें सस्टेन्ड आउटपुट चाहिए। तो सस्टेन्ड आउटपुट के लिए जो कंडीशन होती है या कंडीशन ऑफ स्टेबल आउटपुट जो है उसको बोलते हैं बार्खेउसन क्राइटेरिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए बार्खेउसन क्राइटेरिया क्या होता है। बार्खेउसन क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया है या एक ऐसी शर्त है जो ये बताता है कि आउटपुट वोल्ट जो आपका ऑसिलेटर है उसका सस्टेन्ड, उसका जो आउटपुट है वो सस्टेन्ड कैसे रह सकता है। तो कंडीशन इसकी जो है मैथमेटिकली हम डिराइव कर सकते हैं। कंडीशन कैसा आएगी इसकी, तो इसमें सिंपल सा आप ये देखें कि जब ऑसिलेटर सर्किट है इसका इनपुट जीरो है, तो हम कंडीशन ये लगाते हैं कि इसका जो इनपुट है वी एस वो है ज़ीरो, और जब वी एस ज़ीरो होता है तो वी आई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वी एफ के बराबर। तो वी आई माइनस वी एफ इक्वल टू ज़ीरो, और वी एफ को हम लिखते हैं यहाँ बीटा वी ओ, तो ये हो जाएगा वी आई माइनस बीटा वी ओ इक्वल टू ज़ीरो। अब एम्पलीफायर जो है इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, वी ओ इक्वल टू ए वी इंटू वी आई। तो यहाँ पर जहाँ भी वी ओ आ रहा था उसको रिप्लेस कर दिया ए वी इंटू वी आई से यहाँ पर, और उसको सॉल्व किया तो ये आएगा वी आई इंटू वन माइनस बीटा ए वी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, आगे चलते हैं। तो क्योंकि वी आई, या तो देखो इस इक्वेशन में दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ब्रैकेट वाली टर्म ज़ीरो हो या वी आई ज़ीरो हो।
आइदर वी आई ज़ीरो और वन माइनस बीटा ए वी ज़ीरो। तो क्योंकि वी आई तो जो है वो ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि वी आई हम आउटपुट से ही इनपुट में दे रहे हैं। वी एस ज़ीरो है, यहाँ ध्यान रखना। एक तो है वी एस और एक है वी आई। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वी एस और वी आई में क्या अंतर है। वी आई तो वो सिग्नल है जो कि आउटपुट से फीडबैक होके इनपुट में आ रहा है, और वी एस वो सिग्नल है जो हम आउटपुट जो है इनपुट पर बाहर से लगा रहे हैं। तो वी एस तो हो गया आपका ज़ीरो, लेकिन वी आई ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर वी आई ज़ीरो नहीं है तो वन माइनस बीटा ए वी ज़ीरो होगा। वन माइनस बीटा ए वी ज़ीरो है तो बीटा ए वी इक्वल टू वन होगा। तो जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है बीटा ए वी इक्वल टू वन, ये बार्खेउसन क्राइटेरिया है सस्टेनेबल या स्टेबिलिटी का। एक्चुअल क्राइटेरिया तो इससे भी ज़्यादा होता है, बीटा ए वी स्लाइटली ग्रेटर देन वन, है ना। तो बीटा ए वी इक्वल टू वन जो है ये स्टेबिलिटी की कंडीशन है कि किस प्रकार एक ऑसिलेटर का आउटपुट जो है वो स्टेबल आउटपुट आपको मिले, ये उसकी कंडीशन है। और बीटा ए बी को हम लूप गेन भी कहते हैं। ये एक छोटा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लूप गेन जो होता है उसकी परिभाषा बताइए। तो जो आपका लूप गेन है, लूप गेन क्या होता है? बीटा ए वी। लूप गेन इक्वल टू बीटा टाइम्स ए वी। तो ये परिभाषा आपको लूप गेन की याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमने पढ़ ली। आगे हैं द फीडबैक नेटवर्क प्रोवाइड्स टू कंडीशन। तो फीडबैक नेटवर्क जो है वो दो कंडीशन प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड एग्जैक्ट पॉजिटिव फीडबैक विच इज़ नीडेड फॉर द ऑसिलेटर सर्किट, ये हमने बता दिया कि फीडबैक नेटवर्क क्या करता है। एक 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें चाहिए कुल मिला के, तो वो काम फीडबैक नेटवर्क भी कर सकता है, आपका बेसिक एम्पलीफायर भी कर सकता है। अगर आपका फीडबैक नेटवर्क ये काम करता है तो वो कैसे कर सकता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एम्पलीफायर है हेवी, और इसके इनपुट पर आपने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कुछ सिग्नल लगाया है ये। तो अगर ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ में ये। अब पॉजिटिव फीडबैक हमें चाहिए, तो ये आपका जो फीडबैक फैक्टर है बीटा नेटवर्क जो है फीडबैक नेटवर्क, इसके इनपुट पर जब ये सिग्नल जाएगा तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए हमें जो ये सिग्नल चाहिए वापस वो सेम फेज में होना चाहिए। यानी कि ये सिग्नल आपका वापस इस तरह से मिलना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि एक तो इसने यहाँ से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट किया, और दूसरा फेज शिफ्ट जो है हमें यहाँ से इधर सिग्नल को भेजने पर मिलेगा, यानी कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये फीडबैक नेटवर्क जो है इसने यहाँ पर क्या किया, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट किया। तो ओवरऑल 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ और आपको पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन मिली। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब ये जो बीटा नेटवर्क है जिसको कि हम कह रहे हैं कि फीडबैक नेटवर्क, ये फेज शिफ्ट कैसे कर सकता है? तो बीटा नेटवर्क जो है ये हमेशा कैपेसिटर और इंडक्टर, अधिकतर केसेस में कैपेसिटर और इंडक्टर से मिलके बना होता है। और कैपेसिटर इंडक्टर से मिलके बना है तो ये जो डिवाइसेस होती है कैपेसिटर और इंडक्टर यानी संधारित्र और प्रेरण कुंडली, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये फेज शिफ्ट करती है ना। तो 60 डिग्री फेज शिफ्ट किया या 70 किया, 80 किया, 90 किया, तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डिवाइस लगा रखी है और कितना फेज शिफ्ट वो कर सकती है। ओके, तो पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेव इज डिसाइडेड बाय द वैल्यूज ऑफ फीडबैक नेटवर्क एलिमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक और आ रही है वो ये कि मान लीजिए आपने जो फीडबैक नेटवर्क लगाया, मैं एक एग्जाम्पल को, एक फीडबैक नेटवर्क आपका बीटा है, इसके इनपुट पर आप जो भी सिग्नल लगा रहे हैं आउटपुट में आपको मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ वी ओ लगाया तो यहाँ आपको बीटा वी ओ मिलेगा, जिसको कि आप वी एफ से लिखते हैं। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए ये कैपेसिटर लगा रखा है इस तरह से, और साथ में एक इंडक्टर कॉइल लगा रखी है इस तरह से, तो ये आपका फीडबैक नेटवर्क हो गया। अब इसमें C की वैल्यू और L की वैल्यू से ये पता चलेगा कि इसका आउटपुट में जो सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो मैं एक सर्किट आपको दिखा देता हूँ अलग अलग। वैसे तो अपने कोर्स में 2-3 जो है ऑसिलेटर है, उनमें सबसे सिंपल वाला जो ऑसिलेटर RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, तो एक एग्जांपल है ये RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इसको आप समझिए, जिसको मैंने हाईलाइटेड कर रखा है वो आपका फेज शिफ्ट नेटवर्क है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है हाईलाइटेड पोर्शन, तो ये है आपका फेज शिफ्ट ऑसिलेटर।
और ऊपर जो है आपका बेसिक एम्पलीफायर है। तो बेसिक एम्पलीफायर के साथ में हमने एक फीडबैक नेटवर्क जोड़ रखा है जो कि आर और सी कंपोनेंट से मिलकर बना है। जनरली आर सी कॉम्बिनेशन फेज शिफ्ट करता है, आर अलग से फेज शिफ्ट नहीं करता। इसी प्रकार से मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये सारे आप कोर्स में हैं तो आपको करना है, मैं इसको अगली क्लासेस में समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझा रहा हूँ कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो कॉलपिट और आपका हार्टले ऑसिलेटर जो है उसमें भी जो कंपोनेंट लगा रखे हैं वो फेज शिफ्ट करते हैं। ये आपका कॉलपिट एग्जाम्पल है जिसके अंदर 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर कॉइल लगा रखी है। तो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, वो मैं एक फॉर्मूले से आपको बता देता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी जो इक्वेशन नंबर 6 में दे रखी है, F=1/2π√L C1 C2/C1+C2, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी प्रकार से आप हार्टले ऑसिलेटर देखें तो इसमें L1 L2 ऊपर है और नीचे C है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, स्लाइटली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा F=1/2π√LC, जहाँ पर L की जगह हम लिखेंगे L1 + L2 + 2M। ओके, तो ये कुल मिला के आप इसको डिटेल में आगे और पढ़ेंगे तो समझने की जो चीज़ है वो ये है कि जो फीडबैक नेटवर्क है वो डिसाइड करेगा कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि फीडबैक नेटवर्क अगर आपका आर और सी से मिलके बना है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार का ऑसिलेटर हो सकते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी। अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है तो जो फीडबैक नेटवर्क है वो आर और सी कंपोनेंट से मिलके बनेगा और फ्रीक्वेंसी रेंज होगी 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। लेकिन अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है तो जो कंपोनेंट होंगे वो एल और सी होंगे, है ना, यहाँ आप देख सकते हैं एल और सी होंगे और फ्रीक्वेंसी जो होगी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होगी और सेवरल 100 मेगाहर्ट्ज तक की होगी। तो ये चीज़ है। तो अब हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को पढ़ेंगे और रेडियो फ्रीक्वेंसी को, लेकिन अगली क्लास में।